भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। इस बैठक में दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी विजयंत पांडा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी, हरियाणा प्रभारी दुष्यंत गौतम, दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। आज की बैठक में कई अहम राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे और दिल्ली के राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इसी पर अपडेट के साथ। तरुण, बैठक शुरू हो चुकी है, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी। क्या कुछ अब तक बैठक में हुआ है? देखिए, बैठक की शुरुआत में ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का संबोधन शुरू हुआ है और दिल्ली सरकार के ऊपर क्या कुछ मुद्दे हैं उसको घेरने की रणनीति इस बैठक के अंदर तैयार की गई है। आह्वान दिया गया है कि G20 सम्मेलन का जो सम्मान है वो दिल्ली की जनता तक लेकर जाना है और ये गर्व की बात है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि दिल्ली के लिए भी। साथ ही साथ 2024 का संकल्प तो लिया ही जा रहा है, 2025 की भी तैयारियां बीजेपी अभी से शुरू कर रही है और एक आह्वान दिया गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से। कुछ ही देर के अंदर उनका मीडिया बाइट भी आएगा कि दिल्ली से केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो संबोधन है, उनके भाषण है, उनका मूल यही है। और किन मुद्दों के ऊपर, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, वायु प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने का मुद्दा हो, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीबों को राशन देने का मसला हो, उनको घर देने का मसला हो, और दिल्ली के अंदर LG के माध्यम से किस तरह से यमुना रिवर बेड के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको दर्शाया है अपने भाषण के माध्यम से। हमें देखा था कि शुरुआत में चूंकि एक बड़ी मीटिंग है, लिहाजा साउथ के कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे थे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे इस मीटिंग के। एक खास चीज़ और मुझे इस मीटिंग के दौरान देखने के लिए मिली है, वो ये है यहाँ पर चाय की व्यवस्था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी तब भी ये स्टॉल प्रोमिनेंटली कई जगहों पर लगाए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय के साथ ताल्लुक पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। लिहाजा यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको 12 किस्म की चाय ऑफर की जा रही है। ये क्यों किया जा रहा है, इनके ही कुछ लोगों से बात करते हैं। कितने तरह की चाय है और क्या खासियत है इसकी? सर, मसाला चाय हमारी बहुत बेस्ट चाय है। अच्छा, हम खुद मसाला बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ। क्या डालते हैं? सर, बनफशा, इसमें स्टार फूल है, दालचीनी, इलायची, पहाड़ी सौंफ, पीपल, सब चीज़ें डालते हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दिखे थे, यहाँ पर भी दिखे हैं, तो बीजेपी के साथ जुड़ाव है क्या कुछ? जी सर, मैं कार्यकर्ता भी हूँ यहाँ पर। अच्छा जी। कितने कप चाय आपकी अभी तक सर्व हो चुकी है? आज सर 600 कप हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। एक पीने वाला 3 पी रहा है। हाँ जी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अराउंड 6000। अच्छा जी। तो आप अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं मोदी जी का? जी, मोदी जी का पूरा प्रचार है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। तो 12 किस्म की चाय कौन कौन सी हैं? सर, मसाला चाय है, जिंजर है, गुड़ है, केसर इलायची है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, कावा है। सर्दियों का पूरा इंतजाम? हाँ जी। अच्छा, क्या मतलब बीजेपी का वर्कर होना और एक चाय बेचना और उसका PM के साथ संबंध होना, लगता है कि कुछ? सर, गर्व की बात है सर हमारे लिए। अच्छा, हाँ जी। ये चाय बेचना, मतलब कहते हैं कि यार ये चाय बेचता है, लेकिन आप सम्मान के साथ पिला भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। बिल्कुल, हमने शॉप का नाम ही चाय पीओजी रखा है सर। अच्छा, हाँ जी। जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है स्टॉल लगाते हैं? जी सर। तो देखिए, मोदी जी की प्रेरणा से स्टार्टअप बनाया है ये हमने। अच्छा, ये स्टार्टअप है? हाँ जी। अच्छा, ये इसको 6 साल हो गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो ये आपका ब्रांड है अब? अच्छा अच्छा। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान भी है, स्टार्टअप्स एनकरेज करना है, छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल के अंदर स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करना है, लोकल के लिए वोकल होना है। तो इस तरह के जो स्टॉल्स हैं उसके माध्यम से वो भी उदाहरण हमें चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाकी जो थोड़ा कैमरा जूम इन करूँगा, मैं थोड़ा दूर हूँ, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो राम मंदिर का भी मसला हो, वो भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली दर्शाया गया है कि देश के लिए एक गर्व की बात है कि
इस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। संकट में तिरंगा बना कवच, उसकी आप बानगी देख सकते हैं। कोरोना के अंदर किस तरह से सबका सहारा बनी है मोदी सरकार, ये दर्शाया गया है। वैश्विक संकट में मददगार भी साबित हुई है। आपको याद होगा कि अमेरिका तक को पैरासीटामोल हमने प्रदान की थी, चूंकि वहाँ पर इसका क्राइसिस हो गया था। और यहाँ पर केंद्र सरकार की अलग अलग जो योजनाएं हैं, और जाहिर तौर पर G20 सम्मेलन जो एक भारत का गर्व का प्रतीक बनने जा रहा है, उसको भी यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया है कि भव्य जो आयोजन है इसका वैश्विक स्तर के ऊपर प्रचार किया जाना चाहिए और दिल्ली वाले इस प्रचार से अछूते नहीं रहने चाहिए। पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता से महरूम है बीजेपी। 2025 का भी संकल्प अभी से लिया जा रहा है, ना सिर्फ 2024 का, जबकि 2014 के अंदर और 19 के अंदर 7-0 ऑल आउट हुआ था। बीजेपी के पक्ष में दिल्ली की जनता ने 50% से ऊपर का वोट शेयर दिया था। लिहाजा किस तरह से चुनौतियां बीजेपी की लीडरशिप इस समय एड्रेस कर रही है, ये बहुत अहम हो जाता है। और अनुराग ठाकुर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस बैठक का हिस्सा होने के लिए पहुंचे हैं और करीबन 1 घंटे से उनका भाषण चल रहा है। इससे जाना जा सकता है कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और जो ऊर्जा का संचार अपने कार्यकर्ताओं के अंदर बीजेपी अपनी टॉप लीडरशिप के तहत देने की कोशिश कर रही है, इसकी हमें प्रतीकात्मक चीज़ें सड़कों के ऊपर भी कुछ ही दिनों के अंदर दिखने के लिए मिल जाएगी। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, एमसीडी का चुनाव बेशक वो हार गए हों, सीटें कुछ सीमित आई हों, लेकिन अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं को शाबाशी भी दे रहे हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इस तरह के नतीजे आए हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर कुछ अंतर्द्वंद हो सकता है, जिसको एड्रेस अगर कर लिया जाए तो हम आम आदमी पार्टी को पछाड़ सकते हैं। लिहाजा पूरी तरह से पॉलिटिकल गियर में आती हुई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो संकल्प है, इस राजनीतिक संकल्प की पूरी जो खाका है वो 1:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जाहिर होगा और अनुराग ठाकुर थोड़ी देर के बाद मीडिया से भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे प्रोमिनेंट इशू है तरुण, क्योंकि आप भी दिल्ली की सियासत को लंबे वक्त से देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब स्थानीय बीजेपी ढूंढ नहीं पाई है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के फेस के नाम पर तो चीजें आ जाती हैं, साथ के साथ सीटें आप जीत जाती हैं। एमसीडी आपके पास था, वो भी आपसे चला गया, लेकिन वही वोटर जब दिल्ली विधानसभा में वोट करता है तो बीजेपी से विमुख हो जाता है। इस सवाल का तोड़ बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। इसके लिए क्या स्थानीय लीडरशिप में दोष है, चेहरे की कमी है, या कोई ऐसा चेहरा नेता नहीं बन पा रहा है? क्योंकि दिल्ली की जो सोसाइटी है वो कोई पर्टिकुलर कास्ट वाली सोसाइटी नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक टारगेट आपका नहीं है। यहाँ पर हर तबके का शख्स है और बहुत से बाहरी लोग भी हैं।